Good evening, everyone. Good evening, Sanjana. Good evening, Sana. Good evening, Ajay. Good evening, Kashish. Good evening, Akila. Good evening, Khushi. Good evening, Reshma. Good evening, Kamini. Good evening, Aarti. Good evening, Anjali. Good evening, Sandhya. Good evening, Divya. Good evening, Astha. Good evening, Uttashna. Good evening, Kashish. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर का हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, तो ये कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग फैजा। गुड इवनिंग रितु। फैजा, आपने लेक्चर देख लिए प्रीवियस? जी सर, कुछ रह रखे हैं अभी। ये तो प्लीज कंप्लीट कर लेना। एंड लाइक 2 दिन की भी छुट्टी भी थी, तो कर लेना फिर, ठीक है। एंड शायद अभी 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसका एक शायद लेक्चर मैंने अपलोड नहीं करा है, वो मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्डिंग। तो उस दिन SF6 की फॉर्मेशन हमने देखी थी, ठीक है। तो ये जो है हम क्या पढ़ रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, कैसे फॉर्मेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, वो सारी चीजें देखी थी। अब इसके बेसिस पे जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस इसके आज मैं भेज दूंगा, उस दिन मैंने भेजे नहीं है। तो आज जो है मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो ये भी आपके हो जाने चाहिए कल तक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। एंड नहीं भी हुआ तो कल एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और अभी क्लास के बाद जो है बायोटेक वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, और बायोटेक के शायद कल फिर एक और टेस्ट होगा। आई थिंक 3 पार्ट है, अभी एक ही पार्ट हुआ है बायोटेक एंड एप्लीकेशन का। और उसके बाद के लिए फिर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर पढ़ के रखो, ठीक है। मैं आपको काफी दिन पहले से बोल चुका हूँ, उसके बाद कौन सा पढ़ना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुको, हाँ। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वॉइस क्लियर है सभी को, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। यस। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड, ठीक है। तो ये एफ हुंड वही है जिन्होंने हुंड्स रूल दिया था, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि हमने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में किया था। और RS मिलिकन, इनके नाम पे बता सकते हो हमने क्या चीज पढ़ी है? किसी को याद है? RS मिलिकन के नाम पे हमने क्या चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में? भाई रिवीजन भी कर लिया करो। तो RS मिलिकन के नाम पे हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। तो अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है।
तो इन्होंने जो थ्योरी दी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपका कोई भी मॉलिक्यूल बना है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते थे, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे आपके किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे ही अगर हम एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, तो उस केस में वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में वो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अभी हमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पढ़ा था। ठीक है। The atomic orbitals of comparable energies in proper symmetry combine to form molecular orbital। तो अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, ये जो आपने देखा था ना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये किस थ्योरी में देखा था? ये आपने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सारी जो आप चीजें पढ़ रहे थे ये आप पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो इसमें हमने देखा था कि भाई वैलेंस बॉन्ड जो आपके वैलेंस शेल है वो कैसे आपके इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे कैसे क्या क्या रोल होता है और कैसे उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। तो वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उस चीज को एक नया नाम दे दिया गया। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जगह इन्होंने बोल दिया कि मॉलिक्यूल्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं जो कि एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, उन्हीं के एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं जिनकी कंपेरेबल एनर्जीज हो। ठीक है। तो यही हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है, कंपेरेबल होती है। एंड प्रॉपर सिमेट्री का मतलब कि मतलब जैसे पी की शेप अलग होती है, एस की अलग होती है, तो उनकी प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, वही आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the nuclei इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जैसे आपने देखा था हमने एक हाइड्रोजन वाला जो एग्जांपल पढ़ा था वो वैलेंस बॉन्ड वाले में, कि वहां पर क्या होता था कि अगर हमने दो मतलब हाइड्रोजन एटम लिए ए और बी, तो हमने देखा था कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस और कौन कौन से रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि अगर कोई एक सिंगल एटम प्रेजेंट है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके खुद के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वहां पर क्या होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो मान लो कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड के अंदर मान लो कि दो एटम है, तो दो एटम के जो न्यूक्लियस होंगे, वो न्यूक्लियस जो है दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे होंगे, वहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसको अफेक्ट करेंगे, यानी कि उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इतनी सी एक कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है। तो thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric। तो यहाँ पर बस इन्होंने उस चीज के लिए टर्म दे दिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो आपका मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक मतलब कि एक सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, एक से ज्यादा एटम के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, पॉलीसेंट्रिक हो गए। तो ये वाले जो टर्म है आपके मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो ये वैसी चीज आ गई जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन के केस में पढ़ा था कि भाई जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होते थे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए वो उतने ही नंबर के बराबर होते थे। जैसे मान लो कि अगर एक एस का मिल रहा है और दो पी के मिल रहे हैं या तीन पी के मिल रहे हैं, तो sp3 हो जाता था वहां पर हाइब्रिडाइजेशन। और एक एस का और पी के अगर तीन है तो टोटल जो आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते थे कितने होते थे, 1+3 यानी कि 4 होते थे। तो टोटल जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते थे टोटल 4 बनते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो भी आपके कितने होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी कंबाइन हो रहे होंगे उनको ऐड करके जितना टोटल आएगा उतने ही टोटल नंबर ऑफ आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सेम आपको सिमिलर वैसे लग रहा होगा जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पढ़ा था। ठीक है। तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। वन इज नोन एज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हाइल द अदर इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मान लो दो
की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर रहे हैं दो एटम्स के, तो वहां पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरे वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप ये चीज पढ़ते हो कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो वहां पे दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बीएमओ, और एक को बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होता है कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, एनर्जी कम होगी तो क्या होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और किसके कंपैरिजन में होती है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि उसके साथ जो पेयर बना रहा होगा, तो अभी हम देखेंगे कैसे बन रहे होते हैं पेयर। ठीक है, तो जो उसका करस्पॉन्डिंग होगा मतलब उसका जो साथी होगा उसके जैसा जो होगा, तो उसके जैसा जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन उसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। So just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. तो ये molecular orbital कुछ नहीं है, जैसे हम atomic orbital किसे कहते हैं, atomic orbital का मतलब ये होता है कि भाई जहां पर जो आपका एटम है उसके इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। या इलेक्ट्रॉन हम जहां पर पता लगा सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में हो सकता है किसी एटम के, उसी रीजन को हम क्या कहते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते थे। उसी तरीके से अगर हम यही बात किसी मॉलिक्यूल की करें, तो मॉलिक्यूल में अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है इस रीजन में मिलने की, या कोई पर्टिकुलर रीजन जो होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वही रीजन को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हैं। The molecular orbitals, like atomic orbitals, are filled in accordance with the Aufbau principle, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hons rule. तो कहने का मतलब है जैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन तीन प्रिंसिपल से भरे जाते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे ना, आउटबो प्रिंसिपल हो गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंस रूल हो गया। ठीक है, तो इन्हीं तीनों की तरह जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग भी होती है। ठीक है, तो यही तीन प्रिंसिपल होते हैं, आउटबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे पता है कि काफी लोगों को ये भी भूल चुके होंगे कि आउटबो प्रिंसिपल होता है क्या, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, या हुंस रूल क्या होता है। तो अगर ये चीज को आपको नहीं पता तो भाई रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये थ्योरी के हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे बनेंगे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन साई एस। ठीक है, व्हिच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। तो यहाँ पर वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो वेव फंक्शन के टर्म्स में करते हैं, और वेव फंक्शन को किस साइन से डिनोट करते हैं, साई से। ठीक है, तो विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स होती हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है यानी कि मैक्सिमम हाइट, वो ये चीज बताता है। तो these are obtained from the solution of Schrodinger wave equation. However, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger wave equation. तो यहाँ पर देखो इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर आप यहाँ पर क्या बनाना चाहते हो, इसका मतलब ये जो आप बनाना चाह रहे हो ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस पर्टिकुलर वेव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा जिस इलेक्ट्रॉन की आप स्टडी कर रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन को आप बनाना चाहते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आप जो है किसी भी सिस्टम के लिए यहाँ पर नहीं कर सकते जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो however since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals which are one electron wave function for molecules are difficult. तो यही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है जिसमें आपके वन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आपका बन जाता है, उसकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा भी सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एन अप्रोक्सीमेट मेथड नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो LCAO नाम का जो मेथड है इसको हमने अपनाया है। इससे हम क्या करते हैं, इसकी जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें करना होता है वो हम इससे डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो लेट अस अप्लाई दिस मेथड टू द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इस मेथड को हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, जो कि होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर का मतलब कि जिसका सेम न्यूक्लियस हो, यानी कि सेम एटम से बना है, और डायटोमिक जिसमें दो एटॉमिक हो। तो H2 मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम ए एंड बी। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें हमारे दो हाइड्रोजन के एटम है, एक आपका ए वाला है और एक बी वाला है। तो ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल। तो दोनों ही हाइड्रोजन में आपके वन एस जो आपका ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। तो दोनों में 1s1 होगा। The atomic orbitals of these atoms may be represented by the wave functions psi a and psi b। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो वो है, क्या बोलते हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनके वेव फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो वेव फंक्शन हम साई ए और साई बी सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन टेक प्लेस बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल एज शोन बिलो। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या बेसिकली, तो ये जो आपका साई ए और साई बी इसकी जो वेव इक्वेशन बनी है या वेव फंक्शन बना है, इसके एडिशन और इसके सब्ट्रैक्शन से हम इस वेव फंक्शन को क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाए इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर ये लिखा है कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो क्या होगा, इन दोनों के वेव फंक्शन का या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो देयरफॉर द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आर फाउंड एज। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने इसकी इक्वेशन बनाई तो इसकी इक्वेशन दो मेथड से बन सकते हैं, मतलब कि या तो हम दोनों के वेव फंक्शन को ऐड कर दें या फिर दोनों के वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब ऐड करते तो हमारे पास सिग्मा बनता है और जब सब्ट्रैक्ट करते तो सिग्मा स्टार बनता है। तो ये जो सिग्मा वाला होता है, ठीक है, सिग्मा जो होता है वो आपका क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और ये जो आपका सिग्मा स्टार है ये क्या है, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फाउंड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वही चीज लिखी है, व्हाइल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, ठीक है, ये होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इतनी चीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है। तो आपने क्या करा, एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के दो एटम्स लिए, दो एटम्स के वेव फंक्शन साई है और साई बी है, और उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो हम उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। एडिशन से निकालेंगे तो हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा वो सिग्मा हो गया, और सिग्मा जो है वो किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, और सिग्मा स्टार जो है वो किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। अब ये जो है ये इन्होंने क्या बनाया है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं ये डायग्राम, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी जब आप क्या करते हो, उसको नीचे से बनाना स्टार्ट करते हो, नीचे से बना के इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, और फिलिंग करते करते आप ऊपर तक जाते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे इसकी आपकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही होती है। तो ये जो आपको वेव फंक्शन दिया है ये किसका दिया है, ये दोनों आपको दिए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ठीक है। और ये लिखा है आपका सिग्मा जो कि आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, और ये लिखा है आपका सिग्मा स्टार जो कि आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो ये किस में आ जाएंगे, सिग्मा में आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो सिग्मा स्टार है यहाँ पर आपका कोई भी जो है वो नहीं आया, क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन साई ए ये था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये था। तो पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किस में होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल दो आ सकते हैं। तो एक पहले वाले हाइड्रोजन का आ गया, एक दूसरे वाले हाइड्रोजन का आ गया, दोनों हाइड्रोजन किस में आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए, ठीक है। और सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो पहले जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसी में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फिल हो गया, और एंटी बॉन्डिंग वाला आपका एम्प्टी रह गया। अब उसके बाद है, तो qualitatively the formation of molecular orbitals can be understood in terms of the constructive or destructive interference of the electron wheels of the combining atom। देखो बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव करते हैं तो आपने पढ़ा था कि डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पे जो उसका वेव नेचर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेव्स का मतलब है कि लाइक अगर दो एटम्स आ रहे हैं हाइड्रोजन के तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की लाइक जो भी वेव्स होंगी तो उनसे दो चीजें हो सकती है कि उनकी जो वेव्स हैं या तो वो आपस में कंबाइन करके एक दूसरी वेव बनाएंगी, या फिर दोनों की वेव्स ऐसी होंगी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि या तो इनका
अफेक्ट जो वो कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब क्या होता है, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर फिल हो जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है, तब उस केस में यहाँ पर आपका जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या बनाओगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वेव्स क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि आपने देखा कि एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, साई ए माइनस साई बी हो रहा है, यानी कि पहले का जो इफेक्ट है, पहले का जो वेव इक्वेशन है उसमें से दूसरे की वेव इक्वेशन को आपने माइनस करा, और दोनों इलेक्ट्रॉन की कैसी होंगी, सेम होगी, तो दोनों सेम को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो वेव्स फंक्शन ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो आपके वेव्स को कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बनेंगे, यानी कि जो एक की होगी वो दूसरे के साथ अटैच होकर वो दुगनी हो जाएगी। तो as a result, the electron density in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atom, because of which repulsion between the nuclei is very less. While in case of anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus. तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये सब जब चीजें होंगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उस केस में होगा क्या, अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होगा, लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि जो आपके बॉन्डेड एटम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास एक एटम ये है हाइड्रोजन का, और एक एटम सपोज यहाँ पर ये है, और ये इनका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये दोनों यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, यानी कि इसके और इसके बीच में होगी। तो आप जो है इलेक्ट्रॉन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी लेस, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से रिपल्शन न्यूक्लियस के बीच में भी कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अफेक्ट जो है वो उसका क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज का भी आ गया। तो नेगेटिव चार्ज वाले क्या कर रहे हैं, लाइक एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाले जो है, मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में भी जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके बीच में आ गया है। तो थोड़ा बहुत फोर्स जो न्यूक्लियस का वो आपका इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड इजिली अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। So because of which the repulsion between the nuclei is very less, while in case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus. तो होता क्या है कि anti-bonding molecular orbital में जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस वाली साइड से दूर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ये है हाइड्रोजन और एक ये है, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक का यहाँ पर हो गया, एक का यहाँ पर हो गया, तो दोनों क्या हो गए, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो यहाँ पर नोडल प्लेन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या होता है नोडल प्लेन का मतलब है जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा कहाँ पे, बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड हेंस द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में यहाँ पर क्या होगा, एक आपका नोडल प्लेन में प्रेजेंट होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही जीरो होती है, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड हेंस द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज हाई। तो अगर न्यूक्लियस के बीच में आपका नोडल प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वहां पर जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं अगर लगा रहा है, तो न्यूक्लियस, पहला वाला जो न्यूक्लियस है वो दूसरे वाले न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा होगा, और उनके बीच में रिपल्शन जो वो इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को एक साथ पकड़कर अच्छे से रखते हैं और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। देयरफॉर अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज possesses लोअर एनर्जी देन ईदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट। तो क्या होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है, किससे, आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनको बनाने के लिए। और ये चीज आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ी थी कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी भी कम होती है, किससे, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें कंबाइन कर रहे होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी सेम केस है। तो इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। तो ये दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं वो उसको डीस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि आपने उसका रीजन देख लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ने की वजह से एटम्स जो है वो दूर भागने की कोशिश करेंगे और एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
तो दिस इज बिकॉज द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल इज मोर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियर व्हिच कॉजेस अ नेट इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूचुअल रिपल्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इन दिस ऑर्बिटल वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर के बीच में रिपल्शन है उससे ज्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का खुद का रिपल्शन हो जाता है, जिस वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है, और ये क्या होता है फिर आपका मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देता है। It may be noted that the energy of the anti-bonding molecular orbital is raised above the energy of the parent atomic orbital that have combined, and the energy of the bonding molecular orbital has been lower than the parent orbital। तो ये चीज लिखिए कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, हाई होती है। किससे, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उससे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की ज्यादा होगी। लेकिन जो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी वो आपकी क्या होती है, कम होती है देन द पेरेंट ऑर्बिटल्स। द टोटल एनर्जी ऑफ द टू molecular orbitals however remains the same as that of the two original atomic orbital। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पे किस किस की, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो वो आपकी सेम रहती है एज दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि मान लो ए और बी ये दोनों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एंड इसकी एनर्जी जो भी है ए और बी की, तो क्या होगा कि आपका ये यहाँ पर कौन सा है, जो आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन ए और बी की एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी, मान लो ये टोटल एक्स आ रही है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी भी एक्स के बराबर ही होगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है उतनी ही आपकी दोनों के सम के बराबर होती है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले की और बॉन्डिंग वाले की। बस डिफरेंस ये होता है कि बॉन्डिंग वाले की अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग वाले की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन नेट रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। जितनी एनर्जी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी उतनी ही टोटल एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मिलाकर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंडीशन दी आपको, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन यहाँ पर होना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस उनकी फुलफिल होनी चाहिए। The linear combination of atomic orbitals to form molecular orbital takes place only if the following conditions are satisfied। पहला है the combining atomic orbitals must have the same or nearly the same energy। तो पहला तो वही हो गया कि atomic orbitals की जो एनर्जी है वो आपकी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए, यानी कि लगभग लगभग पास होनी चाहिए। तो this means that 1s orbital can combine with another 1s orbital but not with 2s orbital, because the energy of 2s orbital is appreciably higher than than that of 1s orbital। यानी कि 1s वाला अगर ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो वो 1s वाले के साथ ही करेगा, ऐसा नहीं है कि 2s वाले के साथ करेगा, क्योंकि 2s वाले की एनर्जी जो काफी ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू 1s वाला। ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। तो ये है कि ये चीज आपकी एप्लीकेबल तब नहीं होगी अगर आपके एटम काफी ज्यादा अलग है, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा एटम है या कोई एक छोटा एटम है और उनके 1s और 2s की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम आपको दिख रही है, तो उस केस में फिर ये चीज हम कंसीडर नहीं करेंगे। अदरवाइज जो एनर्जी होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो कंबाइन हो रहे हैं आपके मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। उसके बाद है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो दूसरी चीज है कि इनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्री सेम होने का मतलब है कि जैसे p ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक आपका p जो है वो आपका मान लो कौन से z एक्सिस पर है या किसी एक्सिस पर है, तो दूसरा वाला भी आपका वैसे ही z एक्सिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक z पर है और एक x पर है और फिर आप उनकी कंबाइनिंग करवा रहे हो। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो z एक्सिस को हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि इसकी जो सिमेट्री है वो आपकी मतलब सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा होता है आपका, z एक्सिस होता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ दे डू नॉट हैव द सेम ज्योमेट्री। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो आपने दो ऑर्बिटल ले भी लिए जिनकी एनर्जी सेम या फिर नियरली सेम है, वो फिर भी कंबाइन नहीं करेंगे अगर उनके पास सेम सिमेट्री नहीं होगी। यानी कि अगर आपने एक px वाला ले लिया एक py ले लिया तो उसमें क्या होगा, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया। ओरिएंटेशन अगर अलग है, सिमेट्री सेम नहीं है, तो फिर वो कंबाइन नहीं करेंगे, जबकि px py और pz की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद
2pz orbital of the other atom but not with the 2px or 2py orbital because of their different symmetry। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि 2pz है अगर तो वो 2pz के साथ ही कंबाइन करेगा, वो 2px और 2py के साथ कंबाइन नहीं करेगा, जबकि इन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर है। फिर तीसरा है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग होती है जब ये कंबाइन कर रहे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो greater the extent of overlap, the greater will be the electron density between the nuclei of a molecular orbital। तो जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना अच्छा क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और उतना ही अच्छा क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर आपका कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम इस नाम से बुला सकते हैं, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, डेल्टा हो गया, इस तरीके से। तो इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली अराउंड asymmetrical around the bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें सिग्मा वाले जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, लेकिन जो पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपके सिमेट्रिकल नहीं होते। तो अभी हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन टू न्यूक्लियाई produces two molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं 1s ऑर्बिटल्स का, ठीक है, सेंटर्ड ऑन टू न्यूक्लियाई, मतलब 1s ऑर्बिटल दो का ले रहे हैं और उससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे जो कि आपके सिमेट्रिकल होंगे अराउंड अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, यानी कि जहां पर उसका बॉन्ड बना है वहां पर वो सिमेट्री शो करेंगे। तो सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ द सिग्मा टाइप। तो ऐसे वाले को हम सिग्मा टाइप कहते हैं और इसको हम सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s कह सकते हैं। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का मतलब कि एक आपका बॉन्डिंग वाला और एक आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। दूसरा है कि if internuclear axis is taken to be in the z direction, it can be seen that a linear combination of 2pz orbitals of two atom also produces two sigma molecular orbitals that is designated as sigma 2pz and sigma star 2pz। तो अगर ये कह रहे हैं कि जो इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यानी कि इनके बीच का जो न्यूक्लियस का एक्सिस होता है इन दोनों के बीच का, अगर हम इसको z डायरेक्शन में ले लेते हैं तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपका 2pz ऑर्बिटल का दोनों ही एटम का, उसमें भी क्या होगा, आपके दो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसे हम सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz कह सकते हैं। तो molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis because of the presence of positive lobes above and negative lobes above the molecular plane। Such molecular orbitals are labeled as pi and pi star। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये लिखा है कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग हो गए, जैसे 2px हो गया 2py हो गया, तो ये आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि एक आपका x एक्सिस में होगा और एक आपका y एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके केस में क्या है कि पॉजिटिव लोब जो है वो ऊपर की तरफ होंगे और नेगेटिव लोब जो है वो आपके नीचे की तरफ होंगे मॉलिक्यूलर प्लेन के। तो ये वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें आपकी क्या है, सिमेट्री सेम नहीं है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसकी सिमेट्री वैसे नहीं आ रही है। तो वैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पाई टाइप के होते हैं। तो एक को हम पाई बोल सकते हैं, एक को हम पाई स्टार। पाई का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया पाई का, और पाई स्टार का मतलब क्या हो गया, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और उसके बाद है a pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis। तो pi bonding molecular orbital में क्या होता है, larger electron density कहां पर होती है, above and below the internuclear axis। The pi star anti-bonding molecular orbital has a node between the nuclei। तो अगर pi star की बात करें यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर नोड भी प्रेजेंट होते हैं। नोड का मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये आपको बताइए कि सिग्मा वाले कौन से होते हैं, पाई वाले कौन से होते हैं। तो अभी आप और भी आगे देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यूज करके हम एनर्जी लेवल डायग्राम जो वो कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कैसे बनते हैं, और बस यही आपका जो है लास्ट टॉपिक है। और इसमें हम 3-4 मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूल में अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो वो हम कैसे बनाते हैं।
तो जनरली इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे आपके उसमें, बट हाँ ये है कि मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड तो शायद क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब डायग्राम तो आपके उसमें नहीं आएगा कि डायग्राम में आपको कुछ दे दिया और आपसे उसमें पूछ ले कि ये चीज यहाँ पर मिसिंग वाली क्या है, ऐसा तो शायद नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही आएगा कि यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनता है लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जैसे सिग्मा स्टार 2 एस, सिग्मा स्टार 2 पी जेड, सिग्मा फिर पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई, तो ये आपको इनकम्प्लीट फॉर्मूला कंप्लीट करने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो कैसे बनता है और इसका फॉर्मूला फिर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे अब ब्रेक के बाद, एंड फिर आप जो है दोबारा से कंटिन्यू करोगे 6-5 से, ठीक है। 6-5 पर मिलेंगे।